नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान शहर में हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध का शांति से ही समाधान निकलेगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रूस के साथ भारत के पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की भी इस दौरान चर्चाएं तेज हैं। हालांकि अभी तक दोनों के बीच किसी भी द्विपक्षीय बैठक की कोई आधिकारिक पुष्टि किसी तरफ से नहीं की गई है, लेकिन ये इसलिए भी ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने से ठीक पहले भारत और चीन के बीच एक बड़ा समझौता हुआ, जिसके तहत सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर बातचीत 2020 के तनाव के बाद से पहली बार पटरी पर आई है। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात भी हो। लेकिन पहले सुनाते हैं आपको कि द्विपक्षीय बातचीत के बाद क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। ये एक ऐतिहासिक बहुत दिलचस्प शहर है जो वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। मुझे याद है कि हमारे जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारे बहुत अच्छे चर्चा हुई बहुत विषयों पर। इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कजान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। तो लगातार प्रधानमंत्री ने ये दोहराया है कि समस्या का समाधान शांति से ही निकलेगा। मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा, जो ब्रिक्स सम्मेलन को कवर करने के लिए कजान शहर में मौजूद हैं। कादम्बिनी, बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। ये याद दिलाया प्रधानमंत्री ने कि 4 महीनों के अंदर में ये उनका रूस का एक बार फिर से दौरा हो रहा है। वो पहले भी रूस गए, वो यूक्रेन भी गए, और रूस यूक्रेन के बीच जो तनाव है उस बीच भारत की एक बहुत यूनिक पोजीशन है यहाँ पर। ये द्विपक्षीय बातचीत जो है वो दोनों देशों के लिए कितनी अहम है? आप वहाँ पे मौजूद हैं ब्रिक्स सम्मेलन के में, इस वक्त किस तरह के मुद्दे छाए हुए हैं? देखिए, जो द्विपक्षीय बातचीत है वो हालांकि कई मुद्दों पर होगी। दोनों देशों के बीच काफी गहरे पुराने स्ट्रैटेजिक संबंध भी हैं, ऐतिहासिक संबंध भी हैं, और हमने देखा है कि किस तरह से लगातार जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि रूस ने हमारे खिलाफ कभी कुछ नेगेटिव नहीं किया है। रूस से पुराने रिश्ते हैं, ये हम सभी मानते हैं। तो अभी लेकिन जो स्थिति है वहां पर रूस जो है वो कहीं ना कहीं एक मुश्किल स्थिति में माना जा सकता है, क्योंकि बाकी देशों ने, जो पश्चिमी देशों ने उन पर सैंक्शन रूस पर लगा रखा है, और यूक्रेन से जो युद्ध है उसका करीब 3 साल उसके होने जा रहे हैं। ऐसे में जो भारत है वो अकेला ऐसा देश है, पीएम मोदी शायद ऐसे नेता हैं जो कि यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन से भी बात करते हैं। इस तरह की बात होती है, इस तरह का रिश्ता है कि जब आज ओपनिंग स्टेटमेंट हुआ तो प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा कि हमारे आपके संबंध ऐसे हैं कि ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। उस पर पीएम भी हंसने लगे। तो ये एक जो स्थिति है वो बहुत यूनिक स्थिति है, जहां पर पीएम जो है वो राष्ट्रपति पुतिन से भी बात करते हैं। जब पिछली बार यहाँ से वापस गए उसके बाद से अब तक में उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी बात की अमेरिका के, उन्होंने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से भी बात की। तो ये उसके बाद इनका दौरा है, तो ये काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन भारत और जो रूस है उनके बीच भी कई और भी मुद्दे और भी चीजें निकल कर आ सकती है। एनर्जी के मुद्दे पर बात हो सकती है, रक्षा के मुद्दे पर बात हो सकती है, व्यापार के मुद्दे पर बात हो सकती है। काफी गहरा पुराना रिश्ता है, तो ये भी मुद्दे हैं। और तो और ब्रिक्स का क्योंकि इस बार मेजबान है रशिया, तो नए मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, और भी कई देश हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं ब्रिक्स को लेकर, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी ज्वाइन करना चाहता है। इन सब चीजों पर भी कहीं ना कहीं चर्चा है वो जरूर होगी। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा ब्रिक्स को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लेने हैं।
जी कादम्बिनी, ब्रिक्स में इस दफ़ा कहा जा रहा था, क्योंकि एक ऐसे समय में ये सम्मेलन हो रहा है जब रूस यूक्रेन का युद्ध तो है ही, वेस्ट एशिया में युद्ध छिड़ा हुआ है और शायद वेस्ट एशिया भी हावी रहेगा, उसकी चर्चा हावी रहेगी ब्रिक्स में। लेकिन इसके अलावा वहाँ पे राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आएंगे। भारत और चीन के बीच में एक अहम समझौता हुआ उसके ठीक पहले पेट्रोलिंग को लेकर, तो यहाँ पर कई तरह की चर्चाएँ और उम्मीद ये भी है कि भारत और चीन के बीच में भी बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचे उसके कुछ देर बाद जो राष्ट्रपति हैं चीन के शी जिनपिंग वो भी यहाँ पर पहुँचे, उनका भी प्लेन यहाँ पर लैंड किया और क्योंकि कल जिस तरह से ऐलान हुआ है तो उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखा जा रहा है जो कि 4 साल से नहीं हुआ था। तो अब जब ठीक ब्रिक्स के पहले ब्रिक्स प्रधानमंत्री के ब्रिक्स के दौरे के पिछली शाम जब इस तरह से ऐलान होता है तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों के बीच शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच बातचीत यहाँ पर हो सकती है। अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद पूरी लगाई जा रही है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी पीएम के और भी बायलैटरल्स जो हैं बाकी हैं। आपको पता है कि ब्रिक्स समिट जो है वो कल यहाँ पर उसका आगाज होगा। कल पूरे दिन बैठकें चलेंगी और नेता जो है आपस में बात करेंगे कैसे ये ब्रिक्स को आगे ले जाएं, किस तरह से एक मल्टीलैटरल फोरम है उसको किस तरह से बेहतर बनाएं, ग्लोबल साउथ का क्या रोल होता है, ये सभी चीजें होंगी। लेकिन आज अभी भी इस बात पर नजर रखी जा रही है कि क्या चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच बात होगी जिस की पूरी संभावना है और अगर होता है तो कुछ ही देर में ये हो जाएगा। उसके बाद साफ होगा कि इसमें क्या बात हुई और पेट्रोलिंग वाले मुद्दे पर जिस तरह से कल भारत ने बोला और आज चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर बयान दिया है, कहा है कि चीन साथ में भारत के काम करने को तैयार है। तो अब आगे इस पर क्या होता है, किस तरह से आगे बढ़ते हैं वो भी देखना होगा। जी, ये महत्वपूर्ण है। 2020 में जिस तरह का टकराव भारत चीन के बीच में हुआ उसके बाद से अब जाके चीज़ें जो हैं वो वापस पटरी पर आ रही हैं, कम से कम पेट्रोलिंग के मुद्दे को लेकर और आगे हो सकता है कि बातचीत हो। धन्यवाद आपका कादम्बिनी हमारे साथ जुड़ी हैं रूस के कजान शहर से, जहाँ पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है और वहाँ पे तमाम देशों के ब्रिक्स देशों के नेता वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये शिखर सम्मेलन है तो राष्ट्राध्यक्ष तमाम वहाँ पे पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं और अध्यक्षता रूस कर रहा है, व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों पे और अब बात करेंगे प्रदूषण की, जो दिल्ली की सच्चाई है, खास करके दिल्ली एनसीआर की और ख़ास करके इस मौसम में, यानी कि दिवाली के ठीक पहले से इसकी शुरुआत हो जाती है और हवा ख़राब होने लगती है और लगातार इसकी गुणवत्ता में गिरावट आती है। राजधानी एनसीआर की हवा इतनी ज़्यादा दमघोटू हो गई है कि सांसें मुश्किल होने लगती हैं। हवा की क्वालिटी ख़तरे के लाल निशान पे पहुंच गई है। पराली को इस सीज़न में इसकी मुख्य वजह माना जाता है। दिल्ली में प्रदूषण पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही पराली जलने लगती है और तापमान कम होता है, ये धुआं नीचे नीचे बैठता जाता है, हवा कम रहती है और इसलिए ये इसकी गुणवत्ता हवा की बहुत ज़्यादा गिर जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है CPCB, उसके मुताबिक दिल्ली का औसत AQI बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच गया है, 317। और आपको ये बता दें, आप इससे तुलना कर सकते हैं कि जो एक्सेप्टेबल है, मान्य है, वो 100 है। इसे देखते हुए अब ग्रैप 1 के बाद यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 1 स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 लागू कर दिया गया है और इसके लागू होने के बाद से वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए फोकस और टारगेट एक्शन सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इस दौरान यहाँ पर वैक्यूम से सफाई और निगरानी की जा रही है। ग्रैप 2 के दौरान लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, जबकि निजी गाड़ियों के उपयोग को कम करने की बात कही गई है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के दौरान धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने के लिए कहा गया है। सॉलिड वेस्ट और बायोमास कचरे को खुले में न जलाने के लिए कहा गया है। AQI के गिरते हुए स्तर के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन मंत्रियों को पत्र लिखकर इन राज्यों से राजधानी में डीजल बसों के प्रवेश पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया है। तो आपको अब ये बता दें कि जो ऑर्डर जारी किया गया है उसका पालन कैसे कैसे होगा, लेकिन पहले ये भी देख लीजिए कि इन पाबंदियों के तहत क्या क्या बातें हैं। दिल्ली NCR में ग्रैप 2 लगाया गया है तो क्या पाबंदियां बढ़ी हैं। एक तो ये कि डीजल के जनरेटर्स पर रोक लगी है। गाड़ियों की जो पार्किंग है उसकी फ़ीस बढ़ाई जा रही है ताकि लोग ज़्यादा गाड़ी ना निकालें,
कम गाड़ी निकालें। सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। मेट्रो की सर्विस में बढ़ोतरी की बात है और सिक्योरिटी गार्ड्स को हीटर देने की बात है ताकि वो पत्ते लकड़ियां न जलाएं, क्योंकि धीरे धीरे जब ठंड बढ़ेगी तो ऐसा होता है। इस वक्त AQI बहुत ख़तरनाक है। सुबह के 8:30 बजे AQI 317 तक पहुंच गया था और सबसे ज़्यादा ख़राब दिल्ली में आनंद विहार की हवा होती है, जहां पे बस अड्डा है। मुख्य कारण इस हवा में जो गुणवत्ता है हवा की, उस पर गिरावट का कारण बताया जाता है पराली। तो हमारे साथ में 2 मेहमान इस पर मौजूद हैं, लेकिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को सुनते हैं, जिन्होंने बताया है कि ग्रैब के नियमों को लागू करना महत्वपूर्ण है, दिल्ली ही नहीं पूरे NCR के लिए। ग्रैब का नियम लागू करना एक बात है और उसको जमीन पे इम्प्लीमेंट करना एक बड़ा टास्क है। तो उसके लिए आज 1 बजे दिल्ली सचिवालय में हमने सभी अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है और उसमें उनकी कार्ययोजना बनेगी कि कौन किसके लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता के साथ हम जो है इन इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट कर सकें और जो अपनी जिम्मेदारी है, अपने हिस्से का पोल्यूशन है, उसको कम करने में सहयोग कर सकें। ये ग्रैब के नियम केवल दिल्ली में नहीं लागू हुए, ये पूरे उत्तर भारत NCR के लिए लागू हुए हैं। लेकिन हमें इस बात का मतलब मलाल है कि इन सब चीज़ों के बावजूद आज भी भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें दिल्ली में प्रदूषण भेज रही हैं। कम करने के लिए कोई पहलकदमी लेने को तैयार नहीं है। आज भी जो है सारी डीजल की बसें ही दिल्ली में भेजी जा रही हैं। आज मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को चिट्ठी भी लिख रहा हूँ, केंद्र सरकार को भी, कम से कम जब तक पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है दिल्ली में डीजल की बसें न भेजी जाएं। निश्चित रूप से अभी सभी चीज़ों पे हम नज़र बनाए हुए हैं और जो भी ज़रूरी कदम हो रहा है उसको उठाया जा रहा है और आगे भी दिल्ली सरकार सक्रियता के साथ दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के अपनी पहलकदमी जारी रखेगी। तो प्रदूषण जो बढ़ता है वो आपकी सेहत को सीधा नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा कि लोगों में एलर्जीज बढ़ गई हैं, खांसी, जुकाम, सांस लेने की मुश्किल। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने प्रदूषण के मरीजों के लिए एक विशेष क्लिनिक शुरू किया है। ये सुविधा हर सोमवार को दिल्ली के लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी और इस पर जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के RML अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस क्लिनिक यहाँ बनाया गया है, जहाँ पे जो पॉल्यूशन से जो भी बीमारियाँ हो रही हैं या जो भी तकलीफ़ें लोगों को हो रही हैं, दिल्ली को लोगों को, वो यहाँ आ सकते हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं कि इसकी जो टाइमिंग्स है वो है हर सोमवार को 2 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं। और इसके लिए जो 5 वार्ड हैं OPD बिल्डिंग में वो दिए गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। रूम नंबर 1 से लेकर 5 तक के जो वार्ड नंबर्स हैं वो दिए गए हैं। खास करके पॉल्यूशन से जो भी परेशानियां हैं लोगों को वो होंगी, तो उससे रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उसके लिए लोग यहाँ आ सकते हैं इलाज कराने के लिए। बता दें कि जब हीट स्ट्रोक हुआ था दिल्ली में, जब हीट स्ट्रोक से लोग बीमार हो रहे थे, उस वक्त भी RML अस्पताल में जो है एक स्पेशल हीट स्ट्रोक यूनिट बनाई गई थी। और ऐसे में अभी जिस समय जो दिल्ली है, दिल्ली NCR है, वो प्रदूषण से जूझ रही है, तो ऐसे में ये जो पहल है RML अस्पताल द्वारा की गई है, जहाँ पे प्रदूषण से जुड़ी जो भी परेशानी दिल्ली के लोगों को होगी वो यहाँ आकर जो है इलाज करा सकते हैं। हर सोमवार को दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है वो इलाज करा सकते हैं हर सोमवार को। और इसके लिए जो है 5 वार्ड डेजिग्नेट किए गए हैं OPD बिल्डिंग में। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश महाले के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। तो हालत इतनी ख़राब है कि RML ने इसके लिए OPD की शुरुआत की है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी मुश्किलें हो रही हैं। अनुमिता रॉय चौधरी हमारे साथ हैं, जो कार्यकारी निदेशक हैं CSE की, यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, और संजीव अग्रवाल, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँ डॉक्टर संजीव अग्रवाल, तमाम ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, ग्रैब 1 के बाद ग्रैब 2। जैसा गोपाल राय ने भी कहा कि बहुत बड़ी चुनौती होती है इसके इम्प्लीमेंटेशन की, तो तमाम बातें कह दी गई हैं, बायोमास ना जलाया जाए, पानी का छिड़काव होगा, गाड़ियां कम इस्तेमाल हों, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह की मुश्किलें आती हैं और किस तरह की सख्ती की ज़रूरत लगता है आपको है?
हाँ, देखिए ये समस्या जो है काफी सालों से चली आ रही है दिल्ली के अंदर। मेरा मानना ये है कि 10 साल पहले जो हमने एक 42 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था, उसके हिसाब से तो उन पे पूरी तरह कार्रवाई पूरी तरह नहीं हो पाई, पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। उसके बाद हमने एनकैप शुरू किया 2020 में। एनकैप में हमने स्टीयरिंग कमेटी बनाई, मॉनिटरिंग कमेटी बनाई और बहुत सारी कमेटियां थी जिसमें हमने ये कोशिश की कि हर एक क्षेत्र से, हर एक एरिया से, क्योंकि दिल्ली एनसीआर पूरा एक वन एयर शेड है, इस एयर शेड में हमें अब जो है, देखिए लास्ट ईयर जो है वो ग्रेप 3 शुरू हो गया था, इवन हम ग्रेप 4 तक गए थे। मुझे लगता है कि अब ग्रेप 2 के जारी करने के पहले से ही हमें ग्रेप 3 और ग्रेप 4 के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब जो है इन्वर्शन के कारण, टेम्परेचर कम होने के कारण ये समस्या बढ़ती जाएगी। और अगर दो चीजों पे ही रोक पाले तो हम काफी हद तक बट इस लागू जब कर दिया ये पा जाता सकते है ये, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या मुश्किल होता है? अनुमिता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तमाम सजेशंस हैं ग्रैप 1 के बाद ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4, पर ग्रैप 2 आज से अनाउंस कर दिया गया। शहर में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसमें क्या रोक नजर आता है? क्योंकि वो कंस्ट्रक्शंस अभी भी जारी रहते हैं, धूल में कहीं कोई कमी नहीं दिखती है। उसके वो इम्प्लीमेंट हो, कार्यान्वित हो, इसके लिए किस तरह से लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, सोसाइटीज के स्तर पे, आरडब्ल्यूएज के स्तर पे? देखिए, जो बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप ग्रैप 2 के मेजर्स देखें तो उनमें ज़्यादातर मेजर्स ऐसे हैं जो एक तो रूटीन कार्यवाही में ही होना चाहिए। इसके लिए कोई इमरजेंसी एक्शन की ज़रूरत नहीं होती कि अगर आपको रास्ता को साफ रखना हो, धूल अगर पानी छिड़कना हो, गाड़ियों की अगर पीयूसी सर्टिफिकेट आपको मैंडेट करना हो, ये तो एक रूटीन गवर्नेंस है जो लगातार पूरी साल होनी चाहिए। इमरजेंसी का मतलब होता है जब मौसम में बदलाव आता है, जब हवा और प्रदूषण में एक ठहराव आता है कि एकदम बहुत जल्दी से बिल्डअप होने लगता है, तब इमरजेंसी एक्शन की जरूरत होती है देखने के लिए कि हम और भी प्रदूषण को योग ना करें। क्योंकि ग्रैप से हम ये एक टेम्पररी मेजर्स हैं, इससे आप समाधान नहीं कर सकते जो समस्या है अभी। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि अगर जो प्रदूषण दब चुका है शहर में, उस पे आप और भी आप उस पे कोई योगदान ना करें। अब ये जब हमें समझ में आता है तो बड़ी बात है कि एक तो है एनफोर्समेंट, पर ये एनफोर्समेंट के लिए भी एक तैयारी चाहिए होती है जो साल भर होना चाहिए। जी। अगर हम कह रहे हैं कि बसों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप इंटेंसिफाई करें, कि उनकी जो फेरे लगते हैं उनके नंबर्स को बढ़ाएं, पर आप ये भी सोचिए कि दिल्ली में जो 10,000 बसें आने चाहिए थे वो अभी तक नहीं आए। इलेक्ट्रिक बस की संख्या बढ़ी है, पर बस में जो सवारी है वो लगातार घट रहा है। 48% तक बस की सवारी शहर में घट चुकी है। तो अगर आप बसेस और भी ला रहे हैं, चला भी रहे हैं, पर अगर लोग उसके इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उससे क्या फायदा होने वाला है? तो तो इसका उसकी एक बड़ी मतलब वजह ये भी है कि जो बस की सर्विसेज हैं वो एट पार होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स और छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी होनी चाहिए बस राइड की भी। एग्जैक्टली। और हमारा रिसर्च ये भी दिखाता है कि दिल्ली में 1% से भी कम बस स्टॉप्स हैं जहां पे बस की वेटिंग टाइम 10 मिनट से कम है। इसका मतलब हुआ कि 99% बस स्टॉप्स है जहां पर आपको 15 मिनट से भी ज्यादा वेट करना पड़ता है, तो आप बस पे क्यों चढ़ेंगे? आपने सही कहा कि ग्रैप 1 और ग्रैप 2 जैसे मेजर्स, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, अपने व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से दोहरा दूं, ये तो लागू होते हैं इमरजेंसी मेजर्स के तौर पे, लेकिन साल भर जो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पता है कि इस मौसम में ये होगा। और अनविता, आपसे भी हर साल हम इस मौसम में बात करते ही हैं और इस पर हम चर्चा करते रहे साल दर साल। बदला क्या है इतने दिनों में? अवेयरनेस, लेकिन साल भर आपने कोई कार्रवाई इसके ऊपर देखी है? ये इमरजेंसी मेजर्स तो हैं, पर जो रूट कॉज है उसके लिए दिल्ली और एनसीआर में एक मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी अनुमिता कि इस समय जो पोल्यूशन बढ़ता है इतना ज़्यादा, तापमान में गिरावट आती है, हवा की गति धीमी होती है, पराली भी जलने लग जाती है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन पराली का कितना है? इसमें कंट्रीब्यूशन वेहिकुलर ट्रैफिक का कितना है दिल्ली एनसीआर में? क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या गाड़ियों की भी है। बिल्कुल। तो देखिए, जो आंकड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी से
जो हमें लगातार मिलता है अभी। तो ये हमें ध्यान में देना होगा कि इस वक्त दिल्ली में, हाँ ये बात सही है कि पराली जल रही है, पर अगर पराली की कंट्रीब्यूशन दिल्ली के हवा पे अगर आप देखें, वो मात्रा अभी भी कम है, 2%, 3%, 4% तक है। तो इसका मतलब इस बार ये हुआ कि अभी जो ये वेरी पुअर कैटेगरी तक हम पहुंच गए हैं, इसका कारण लोकल पोल्यूशन और जो आसपास के इलाके की जो पोल्यूशन है वो है। और हर साल हम सर्दियों में यही देखते हैं आईआईटीएम के आंकड़े से कि दिल्ली में बाहर से तो प्रदूषण आती है, क्योंकि प्रदूषण तो कोई पॉलिटिकल सीमा रेखा को मान के नहीं चलती, पर दिल्ली की अगर आप सिर्फ दिल्ली की ही लोकल पोल्यूशन देखें तो व्हीकल्स के कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, अप टू 50% इस वक्त सर्दियों के समय। उसके बाद वेस्ट बर्निंग, उसके बाद इंडस्ट्री। तो अगर गाड़ियों से इतना प्रदूषण हो रहा है, और अभी तो फेस्टिवल टाइम है, ट्रैफिक इंटेंसिटी अभी शहर में बहुत बढ़ चुका है। जी। ये हमेशा होता है, हर साल हम देखते हैं जब गूगल डेटा की हम एनालिसिस करते हैं, इस वक्त वेहिकुलर ट्रैफिक इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो बिल्कुल। क्योंकि त्योहार भी इस वक्त होते हैं, भीड़ सड़कों पे वैसे ही ज़्यादा है। डॉक्टर संजीव अग्रवाल, इसके लिए किस तरह के इमरजेंसी मेजर्स की ज़रूरत है? दूसरे देशों में हमने देखा है, जैसे चीन जैसे देश, जब हद से ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता है तो वहाँ पर जाहिर है कि वो लोकतंत्र नहीं है, पर वहाँ पर ऐसे फैसले लिए गए सख्त कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन चीज़ें को बिल्कुल बंद करके और पोल्यूशन को कंट्रोल में लाया गया। जैसा अनुमिता बता रही हैं, गाड़ियों की संख्या बेतहा है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन गाड़ियों का है, वेहिकुलर ट्रैफिक का है इसमें। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या बहुत ज़्यादा और सख्त इमरजेंसी मेजर्स की ज़रूरत अब लगती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बायोमास बर्निंग जो भी होता है, जैसे बेसिकली धुआं जो निकालते हैं, जैसे कोई भी चीज जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, उसमें बहुत टॉक्सिक एयर होती है वो, और वो उसको भी रोकना जरूरी है, क्योंकि उसको वो ठंड के दिनों में ऊपर नहीं डिस्पर्स हो पाती और वो उससे प्रॉब्लम होती है। तो हमें जो इम्प्लीमेंटेशन है, इन्फोर्समेंट है, वो एक तो गाड़ियों का, जैसे चीन में मैं जब गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे चीन में भी उन्होंने गाड़ियों की रोक लगा दी, दिल्ली के बाहर ही गाड़ियाँ रोक दी गई और अंदर नहीं आने दिया गया हमको। और इस तरीके से काम कुछ किया गया था, वो काफ़ी साल पहले की बात है, और बहुत सारे एक्शन लिए गए थे। अब चीन में ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही जैसा हमारे यहाँ अभी भी है। तो ये बेसिकली 3 मेजर चीज़ें हैं या 4 मेजर चीज़ें हैं, जैसे आपका बायोमास बर्निंग को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डबलिंग हो जाती है, सेकेंडरी एरोसोल बन जाता है। और दूसरा आपका ऑटो एग्जॉस्ट पोल्यूशन होता है, उसके साथ साथ रीसस्पेंशन ऑफ डस्ट भी होता है। जब गाड़ियाँ चलती हैं ज़्यादा तो डस्ट जो है डबल हो जाती है, डबलिंग द डस्ट, तो रीसस्पेंशन ऑफ डस्ट भी होती है। और साथ में फिर हमारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, बट मुझे लगता है कि 3-4 चीज़ों पे मेजर ध्यान जी, देना और चाहिए अगर आगे बढ़ने जैसे आपने बायोमास बर्निंग को पर रोक की बात की और दूसरी जैसे कंस्ट्रक्शंस जो हैं खुले में उनके ऊपर भी रोक की बात है, तो अनुमिता या डॉक्टर संजीव अग्रवाल, आप दर्शकों को बता सकेंगे कि अगर यहाँ पर आप ऐसा होता हुआ देखते हैं तो क्या कोई दिल्ली गवर्नमेंट के ऐप्स भी हैं जहाँ पर शिकायत कर सके? हाँ, मेरे ख्याल से तो एक ऐप है, और जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में वहाँ पे कंट्रोल आप रूम भी अपना बनाया है। ग्रीवेंस को बता पहले सकें, सीपीसीबी में हुआ और करता कुछ था, हद अब तक ये दिल्ली तो काम पोल्यूशन भी कंट्रोल करता कमेटी में। है। तो कोई भी कंप्लेंट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अनुमिता जी, आप बताएं। जी, अनुमिता जी। आप वहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं तो लोगों के पास फिर वापस फीडबैक आती है कि किस तरीके का कदम लिए गए हैं। तो इसी सिस्टम को हमें और भी बढ़ाना है और भी समृद्ध करना है। पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लोगों का योगदान बहुत जरूरी है, और ये समझ बहुत जरूरी है कि उनके अपने इलाके में, नेबरहुड में, अगर वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं विदाउट डस्ट कंट्रोल, अगर कचरे जल रहे हैं, अगर पोल्यूटिंग व्हीकल्स रास्ते पे हैं, तो जी। एकदम इमीडिएट जो रिस्पांस चाहिए, उस पे ये दबाव लाना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि अभी लोग जन चेतना, समस्या लेके तो काफी अवेयरनेस हो चुकी है, जी। पर समाधान को लेके जो अवेयरनेस हमें बनाना है वो बहुत जरूरी है। और ये सिटीजन्स के लेवल पे, नागरिकों के लेवल पर जागरूकता बहुत ज़रूरी है, लोगों का पार्टिसिपेशन, इसमें भागीदारी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदूषण पर लगातार बातचीत हम करते रहेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा जागरूकता बढ़ेगी शायद लोगों की भागीदारी भी इसमें बढ़ेगी। 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम।
विमानों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला चल ही रहा है। हर आए दिन किसी न किसी विमान को ये धमकी मिलती है कि उसे बम से उड़ा दिया जाएगा। सोमवार की रात को एयर इंडिया के साथ साथ 30 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें इंडिगो एयरलाइंस है, विस्तारा है और एयर इंडिया की उड़ानें शामिल हैं। इस संबंध में इंडिगो के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि सोमवार को उनकी 4 उड़ानें 6E164 मैंगलोर से मुंबई, 6E75 अहमदाबाद से जद्दा, 6E67 हैदराबाद से जद्दा और 6E118 लखनऊ से पुणे को सुरक्षा संबंधी अलर्ट मिले थे। अलर्ट के बाद हमने संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया गया। इन उड़ानों के यात्री सुरक्षित रूप से उतर गए। पिछले एक सप्ताह में 120 से ज़्यादा उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और अब बात करते हैं आबादी की। अब तक यही कहा जाता था कि आबादी घटानी है, जनसंख्या विस्फोट को रोकने की कोशिश हम सब कर रहे थे, लेकिन अब दक्षिण भारत से एक नया नारा चला है और ये नारा है आबादी बढ़ाओ। दक्षिण के 2 मुख्यमंत्रियों चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन ने अलग अलग कार्यक्रमों में ये नारा दिया। सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ने 19 तारीख को ये कहा कि आबादी बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि आबादी हमारी जो है उसमें बूढ़ों का अनुपात बढ़ रहा है। 2047 तक युवा आबादी का लाभ मिलेगा और उसके बाद से बूढ़ों की तादाद बढ़ने लगेगी। 2 से कम बच्चे हुए तो आबादी घटेगी, अगर 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दें तभी आबादी बढ़ेगी। और इसके 2 दिन के बाद यानी कि कल M.K. स्टालिन ने चंद्रबाबू नायडू की बात को एक राजनीतिक आयाम दे दिया। वो 31 जोड़ों के सामूहिक विवाह के आयोजन में बोल रहे थे और संसद के परिसीमन से छोटे परिवार की धारणा बदलेगी, ये उन्होंने कहा है। क्योंकि परिसीमन होने की बात है, संसद की जो साइज़ है उसमें जो सीटें हैं उसके बढ़ने की बात है। तो अगर ये होता है तो फिर छोटे परिवार की जो धारणा है वो बदल जाएगी, क्योंकि दंपति चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों। पहले 16 तरह की संपत्ति का आशीर्वाद मिलता था। इसका अर्थ ये नहीं था कि 16 बच्चे पैदा करो, लेकिन अब ऐसे हालात हैं या होंगे कि लोग इसी तरह सोचेंगे, यानी 16 बच्चे पैदा करने की बात सोचेंगे। तो क्या ये मुद्दा लोकसभा के परिसीमन से भी जुड़ा है? राजनीतिक है, क्योंकि ये लोकसभा परिसीमन जो है वो होना है। ये इससे क्या होगा और दक्षिण में इससे परेशानी क्यों है, दक्षिण के नेताओं की चिंता क्या है? आबादी के हिसाब से परिसीमन होना है और जिन राज्यों की आबादी ज़्यादा है वहाँ लोकसभा की सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। जहाँ आबादी कम है वहाँ पर सीटें कम होंगी, यानी देश में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व घटेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में आबादी घट रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में दक्षिण भारत जो है वो नेतृत्व में रहा है। कितना घटेगा एक अनुमान है जिसे समझने की कोशिश करते हैं। 2026 के बाद लोकसभा में डिलिमिटेशन होना है। जो लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 753 हो सकती हैं। 2026 में भारत की अनुमानित आबादी 1.42 अरब होगी और इसी के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी। कर्नाटका में सीटें बढ़ेंगी। तो दक्षिण भारत की बात पहले हम देखें। कर्नाटका में सीटें 28 से 36 हो जाएंगी, 8 सीटें बढ़ेंगी। तेलंगाना की सीटें 17 से 20 हो जाएंगी, तो यहाँ पे बस 3 सीटें बढ़ेंगी। आंध्र प्रदेश की सीटें 25 से 28 होंगी, यहाँ भी 3 सीट बढ़ेगी। और तमिलनाडु की सीट जो है वो 39 से 41 हो जाएगी, यानी कि सिर्फ 2 सीट। और केरल की तो सीट घट रही है, 20 से 19 हो जाएगी, यानी कि 1 सीट यहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन यही अगर आप उत्तर भारत देखें तो मामला एकदम अलग है। उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ रही हैं, 80 से 128 सीटें हो जाएंगी, यानी कि 48 सीट ज़्यादा। बिहार में 40 से बढ़कर 70 सीटें हो जाएंगी, यानी कि 30 सीट ज़्यादा। मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 47 सीटें हो जाएंगी, 18 सीटें ज़्यादा। राजस्थान में भी 19 सीटें बढ़ेंगी, 25 से बढ़कर 44। तो अब इसको देखने के बाद समझ में आता है कि दक्षिण के नेताओं की असली फिक्र जो है वो क्या है। क्या इन बयानों के राजनीतिक मायने हैं और क्या इसे परिसीमन से जोड़ा जा सकता है?
तो बात आबादी की है, आबादी घटाने की बात हो रही थी, लेकिन चूंकि संसद का परिसीमन भी होना है तो जिन राज्यों की आबादी कम रहेगी उन्हें रिप्रेजेंटेशन भी कम मिलेगा, उनका संसद में प्रतिनिधित्व कम रहेगा। तो राजनीतिक नेताओं के जो बयान हैं वो इस परिदृश्य में भी देखे जा रहे हैं। तो पहले चंद्रबाबू नायडू ने और उसके बाद स्टालिन ने, दोनों ने इस पर बयान दे दिया है, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही जगह पर आबादी बढ़ने की बात हो रही है अब, क्योंकि दक्षिण भारत में आबादी घटी है। दक्षिण भारत में शिक्षा का स्तर हमेशा से ज़्यादा था, लिटरेसी रेट ज़्यादा रही और इस वजह से, और वहाँ पे डेवलपमेंट रहा, तो आबादी जो है वहाँ पे वो उत्तर भारत के मुकाबले कम रही थी। खास करके केरल में आप देखें कि वहाँ पे तो आबादी घटी है, इसलिए अगर संसद का परिसीमन होता है तो केरल की जो सीटें हैं वो कम हो रही हैं, एक सीट कम हो रही है केरल में, और दक्षिण राज्यों की जो बाकी सीटें हैं वो कुछ बढ़ रही हैं लेकिन कम बढ़ रही हैं उत्तर भारत की तुलना में। तो दक्षिण भारत से नया नारा चला है आबादी बढ़ाने का, और इसकी शुरुआत की दो मुख्यमंत्रियों ने, चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन ने अलग अलग कार्यक्रमों में इसकी बात कही। सबसे पहले तो 19 तारीख को चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा था कि आबादी बढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि एक एजिंग पॉपुलेशन देखी जा रही है, आबादी उम्र जो है लोगों की बढ़ रही है, और 2047 के बाद से जो बूढ़ों की तादाद ज़्यादा होगी। तो इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी अखिलेश। अखिलेश, क्या इसे पार्लियामेंट में होने वाली, संसद में होने वाली परिसीमन से जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्योंकि ये आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि नॉर्थ के रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी जैसे राज्यों का, और दक्षिण के राज्यों को इससे नुकसान होगा क्योंकि वहाँ पे आबादी कम है। देखिए नगमा, ये जो तर्क है ये काफी लंबे समय से दिया जाता रहा है। यही कारण है कि जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होनी थी उसको रोका गया था। पिछली बार भी उस पर फ्रीज जो है वो इसीलिए किया गया था क्योंकि ये दलील थी कि इससे जो उत्तर भारतीय राज्य जहाँ पर की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, और दक्षिण भारतीय राज्य जिन्होंने की जनसंख्या नियंत्रण किया, जिन्होंने की फैमिली प्लानिंग की जो स्कीम से जो गोल था उसको उन्होंने जमीन पर उतारा, उन्हें इस तरह की जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये दलील कई बार पहले भी दी जा चुकी है। एक बार फिर से ये दलील तब दी गई थी जब डिलिमिटेशन की बात चली थी। ये क्यों जरूरी हो रहा है? क्योंकि जब महिला आरक्षण लागू किया गया है तब ये बात स्पष्ट की गई थी कि जब परिसीमन होगा उसके बाद जब नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूंसीज का गठन किया जाएगा तब महिला आरक्षण भी लागू होगा। इसी के साथ जनगणना जो है वो अब माना जा रहा है कि अगले साल जनगणना की जा सकती है। जनगणना पूरी होने के बाद परिसीमन की जो कवायद है उसको सरकार शुरू करेगी। तो ये मोटे तौर पर बात सामने आ रही है, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता एक बार फिर से सामने आई है। लेकिन यही कारण है कि सरकार की ओर से एक बार नहीं कई बार यह स्पष्ट किया गया है कि जब भी परिसीमन होगा तब जो दक्षिण भारतीय राज्य है उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि इसके लिए किसी एक मोटे फार्मूले पर काम चल रहा है ताकि जो लोकसभा की सीटें हैं वो जनसंख्या के अनुपात के साथ साथ तो बढ़ाई जाएं, लेकिन इनके साथ कुछ और भी फैक्टर्स ऐसे इंक्लूड किए जाएं ताकि जो ऐसे राज्य जिन्होंने की फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट किया उन्हें यह ना लगे कि उनको किसी बात की सजा मिल रही है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए नगमा, तो इसका असर क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश जहां पर की जो कि देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, वहां पर अभी 80 सीटें हैं लोकसभा की, ये बढ़कर 126 हो जाएंगी। करीब करीब 57% का जो इजाफा है लोकसभा की सीटों का उत्तर प्रदेश अकेले से वो होगा। अगर हम दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करें तो केवल कर्नाटक एक ऐसा राज्य जहां पर की 28 से बढ़कर 36 सीटें होंगी। अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर केवल 5% सीटें ही बढ़ेंगी आज के फार्मूले के हिसाब से। लेकिन सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि देखिए ये सुनिश्चित किया जाएगा, ये गारंटी दी जाएगी कि किसी भी तरह से जो दक्षिण भारतीय राज्य उनके साथ अन्याय ना हो। और मुझे लगता है कि ये जो बात की जा रही है, चाहे स्टालिन करें चाहे चंद्रबाबू नायडू करें कि परिवार बढ़ाया जाना चाहिए, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना चाहिए, वो इसीलिए किया जा रहा है, कहा जा रहा है ताकि ये जो मुद्दा है परिसीमन को जनसंख्या से जोड़ने वाला, इसको हाईलाइट किया जाए। लेकिन परिसीमन एक ऐसी कवायद है जिसका समय आ चुका है और अब इसको ज़्यादा समय तक नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है 140 करोड़ की आबादी वाला और केवल 543 उसके सांसद हों, ये
स्थिति थोड़ी सी विचित्र है। एक ही सांसद जो होता है वो 15 से 20 लाख 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और जाहिर सी बात है कि सब लोगों को रिप्रेजेंट सबके मुद्दे उठा भी नहीं सकता। तो यही कारण है कि परिसीमन की आवश्यकता काफी लंबे समय से बताई जा रही है, और अब ये देखना होगा कि जो परिसीमन होगा उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या फार्मूला होगा। लेकिन सरकार की अपनी तैयारियां जरूर हैं। जो नया संसद भवन बनाया गया उसको भी इसी तरह से बनाया गया ताकि जो परिसीमन के बाद लोकसभा की संख्या बढ़ेगी, उसके हिसाब से सदस्य, नए सदस्य और बड़ी संख्या के सदस्य वो आसानी तो से वहां पर बैठ सकें। जी, धन्यवाद आपका अखिलेश। जैसा आप कह रहे हैं कि परिसीमन की ज़रूरत ज़रूर है क्योंकि आबादी बड़ी है, लेकिन 2026 तक परिसीमन की बात है, पर उस पर क्या फॉर्मूला होगा कि दक्षिण के राज्यों को जहां पे आबादी कम रही है, जिन्होंने इस पर काम किया है कि आबादी को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाए, उनको ऐसा ना लगे कि उन्हें इस बात की सज़ा मिल रही है। तो इस तरह के फॉर्मूले पे बातचीत कोई चल रही है और इसका कोई समाधान निकाला जाएगा। लेकिन इस समय दक्षिण के 2 बड़े राज्यों के जो नेता जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसे परिसीमन से जोड़कर देखा जा रहा है। 5 की बात में एक ब्रेक लेंगे हम। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के दूसरे दिन आज भी कई महत्वपूर्ण शख्सियतों ने हिस्सा लिया, जिनमें वेलस्पन लिविंग की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपाली गोयनका भी शामिल रहीं। उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आने वाले समय में सरकार की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, किस तरह से अर्थव्यवस्था में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी निजी निवेश बढ़ाया जा सकता है, अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे और कैसे मजबूत किया जाए, इन सब इश्यूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं दीपाली गोयनका, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वेलस्पन इंडिया के। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। एक फोकस जो प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में, उन्होंने कहा ये राइजिंग इंडिया, दिस इज़ अ सेंचुरी दैट विल बी टू अ लार्ज एक्सटेंट डिफाइंड बाय इंडिया, उसमें अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं आपसे महिलाओं के संदर्भ में ये पूछना चाहता हूँ कि वो भी जो 4 पिलर्स हैं जिसको आइडेंटिफाई किया है प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें एक महिला भी, शक्ति भी है। और बजट में भी हमने देखा बहुत सारे एलोकेशंस हुए थे स्टार्टअप्स से लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। आप इस पर्सपेक्टिव को कैसे देखते हैं और इसमें आगे और क्या करने की ज़रूरत है जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण और मजबूत हो सके, इंडस्ट्री, बिजनेस से लेकर गांवों तक? सबसे पहले ये ज़रूरी है, हम लोग बात करेंगे महिलाओं की। आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत चीज़ें करी हैं हमारी महिलाओं के लिए, बट इम्पॉर्टेंट है कि कॉर्पोरेट्स कैसे उसको आगे लेकर जाते हैं, जहाँ पे वो काम करती हैं वो कैसे उनको सपोर्ट करते हैं। कहना है कि बहनें काम करें हमारे साथ, हम 100% डिवर्सिटी की बात करें, पर वो बहनों को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। उनकी फैमिली को उनको सपोर्ट करना होगा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आगे से ज़्यादा उनको हम कैसे स्किलिंग करें फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, काम के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए। इसके लिए हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जैसे कॉर्पोरेट्स आगे क्या क्या स्टेप्स लेंगे उसके लिए, चाहे वो कम्युनिटीज़ में हमने जैसे वर्कशॉप्स करी हुई हैं फैमिलीज़ को सेंसिटाइज़ करने के लिए, बहनों का वर्कलोड लेने के लिए, या जो हमारे पास हमारी बहनें आती हैं उड़ीसा से, झारखंड से या कहीं से भी काम करने के लिए, उनके लिए कि भाई उनको आगे कैसे उनका रोड मैप और करियर मैप बनाना है, या हमको उनको इंडस्ट्री 4.0 में ट्रेनिंग करनी है, या उनको आत्मनिर्भर बनाना है। अगर वो कम्युनिटी में है, जब भी आके कुछ काम करना चाहें वो कर सकती हैं। सो आई थिंक ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो कि हमको करनी पड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हमको आत्मनिर्भर बहनें बनानी पड़ेंगी, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा।